सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th यानी कि कक्षा 7वीं का सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आपके मॉडल प्रश्न पत्र के 1 से लेकर के 23 से लेकर के 26 तक के 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते रहना। एंड देखो, यहाँ का एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। एंड यह मॉडल प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगी है। तो इस वीडियो को देखते रहना। एंड देखो, इस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। एंड इस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि देखो सोशल साइंस में होता क्या है ना, कि सारे सब्जेक्ट्स ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, सारे ना कंबाइंड होते हैं इसमें, है ना। तो आपकी कहां से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको क्लियर मॉडल प्रश्न पत्र सेट से होता है। और एग्जाम देने से पहले अगर आप एक बार मॉडल देख लेते हो, है ना, पूरा क्लियर कर लेते हो, तो बिल्कुल आप क्लियर करके ही आते हो एग्जाम, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड देखो, समय वही आपका 2.5 घंटे, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। समय वही आपका 2.5 घंटे आपको मिलने वाला है। एंड पूर्णांक आपका 60 नंबर का ही रहेगा भाई, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले हम निर्देश आपको बता देते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यानी कि मैं कह रहा हूं ना कि 1 से लेकर 26 तक उत्तर बताऊंगा, तो बिल्कुल बताऊंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु नमूना, मैंने कहा कि मॉडल पेपर। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट नंबर जिसमें कह रहा है कि भारत का पहला संविधान मसौदा किसने तैयार किया था। तो पहला कहने की जरूरत नहीं है, सीधी कह सकते हैं कि भारत का संविधान मसौदा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप सभी को पता है बिल्कुल, ये तो आंसर बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। आंसर इसका है राइट आंसर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्रता किस क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में, या फिर ध्रुवीय वन क्षेत्र में। तो कहां पर सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है भाई, है ना। तो जो ये देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र तो हमारे गर्म क्षेत्र होती है, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे आर्द्रता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा बर्फ वाला क्षेत्र। हिमालय में भी वही चीज है यार, उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र होते हैं, जहां पर वर्षा होगी वहां पे आर्द्रता होगी। तो बिल्कुल यही आपका यहाँ पे आंसर राइट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है 3 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो भाई जजिया कर किसने लगाया था, मतलब चलता था पहले, है ना, मुगल शासकों ने ही इसको स्टार्ट किया था। एंड एक ऐसा शासक आया मुगल जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, है ना। ये हिंदुओं पर लगने वाला एक कर था, एक प्रकार का, जो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है ना। तो इसका आंसर है अकबर, है ना। तो ये अकबर रहेगा, है ना, जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति एक ऐसा, है ना, कहें कि नागरिक होता है भारत का, है ना, एक ऐसी पदवी है जो कि राज्यपाल को भी हटाने की शक्ति रखता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, वायु दाब मापक यंत्र को क्या कहा जाता है ना। वायु का माप, है ना, किससे किया जाता है भाई, है ना। तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमीटर, या थर्मामीटर भाई, है ना। तो देखो आंसर इसका होगा बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर से जो है यहाँ पे वायु दाब मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपके फिलअप्स के रूप में आ जाते हैं, 6 to 10 इस टाइप के क्वेश्चन है, जो कि 1-1 मार्क्स के आपके रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के खालिस्तान भाग में दिए गए। भाई किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकार, तो ये हमारे 3rd भाग में दिए गए, तीसरे भाग। तो आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, तो तीसरे भाग। ठीक है। एग्जाम कॉपी में बढ़िया अच्छे तरीके से लिखना, जितनी अच्छी राइटिंग हो सके वो करने का प्रयास करना। 2.5 घंटे बहुत होते हैं यार इतने क्वेश्चन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे आंसर हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जलवायु का प्रमुख निर्धारक तत्व। जलवायु का, वायु नहीं, जलवायु, सॉरी, है जलवायु का प्रमुख निर्धारक जो तत्व है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, है ना। सनलाइट उसके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य का टेम्परेचर कह सकते हैं, है ना। तो क्या लिखिएगा आंसर में, सूर्य का टेम्परेचर लिख दोगे तो बिल्कुल सही है, सूर्य का तापमान, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। प्रकाश भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, सल्तनत काल के दौरान भूमि कर को खालिस्तान कर, यानी कि टैक्स, है ना, कर को, भूमि कर को खालिस्तान कहा जाता था, तो उसे खराज कहा जाता था ना। सल्तनत काल की बात की जा रही है, खराज। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई। गुरु नानक, ये तो सभी को पता होगा, है ना। गुरु नानक जयंती भी आती है, गुरु नानक, है ना, गुरु नानक देव जिन्हें कहा जाता है, और ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी, यूरोप की भाई, अपने एशिया वगैरह की नहीं पूछी गई। ठीक है। यूरोप महाद्वीप की पूछी गई है, तो डेन्यूब नदी, है ना, वहां पे एक नदी है डेन्यूब, है ना, यूरोप की डेन्यूब नदी। अगर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे नील, अमेजन नदियाँ जो है प्रमुख हैं, है ना। तो ये रहेगा, थोड़ा सा जूम और कर दिया मैंने ताकि थोड़ा क्लियर और रहे आपको, है ना। देखिएगा अब सही से दिख रहा है ना। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन 11 to
16 रहेगा एंड ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पे आपका कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और एशिया के व्यापारिक संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखिएगा, आपके सामने आंसर दिया गया कि भारत और एशिया के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। भारतीय मसाले, कपास, रेशम, है ना, ये सारी चीजें हैं ना एक दूसरे से आयात निर्यात होती रहती हैं। तो मतलब भारत से ही ज्यादातर ये मतलब बाहर यहाँ पे क्या निर्यात होती हैं, चीजें जाती हैं। निर्यात क्या कहलाता है, भारत से किसी चीज का वहां पर एक तरीके से कह लो जाना, व्यापार, है ना, तो ये निर्यात हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना अगला पेज पर रहेगा। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपको लिए दबाने के लिए है ना, तो उसको प्रेस करो एंड बेल आइकन पर सेट करो। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। भाई हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो चोल प्रशासन केंद्रीकृत था और राजा सर्वोच्च शासक था, मतलब राजा की सर्वोच्चता थी, मतलब राजा को जनता सब कुछ मानती थी। गांव की स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय प्रशासन पंचायतों के माध्यम से चलता था, मतलब जो अभी कह लो कि काफी सिस्टम सेम है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। भाई मौलिक कर्तव्यों का संविधान में महत्व क्या है। अब भाई ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है। मौलिक अधिकार तो सभी को पता है कि 6 है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भी कोई संख्या है भाई कि इतने हैं, है ना, वो कितने हैं आप बताइएगा। एंड इसका आंसर हम देख लेते हैं कि संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनका महत्व नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाना है। मतलब कुछ ऐसे कर्तव्य होती हैं जो कि हर एक नागरिक को निभाने चाहिए एंड उनके प्रति उसे हमेशा जागरूक एंड जागृत रहना चाहिए, जिससे भी राष्ट्र हित में कार्य करें और संविधान के आदेशों का पालन करें, आदर्शों का पालन करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर कहता है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, है ना। तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक ऊंचाई, अक्षांश, समुद्र से दूरी, पवन प्रणाली और स्थलाकृतियां। ये सारे कुछ आंसर आपके हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है 15 नंबर, समुद्र की विभिन्न गतियों के प्रकार, है ना, समुद्री गतियों की बात करिएगा भाई, है ना। तो समुद्र में भाई ज्वार भाटा तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो समुद्र की गतियां मुख्य रूप से ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं और तरंगों के रूप में, है ना। जब सुनामी उठती है ना, ये ज्वार भाटा वाली स्थिति तो हर साल मतलब कल बनती है। और जब धाराएं ज्यादा उठती हैं तो उसमें एक तरीके से वो गतियां उत्पन्न होती हैं, तो वो सुनामी इनके अकॉर्डिंग आती है। जब ये धाराएं तरंगे, है ना, तो ये जब वेव्स बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं किसी भूगर्भीय हलचल के कारण, तो वहां पर क्या सुनामी, भूकंप जैसी अवस्थाएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मराठा शक्ति के उत्थान में शिवाजी की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मतलब आपने अच्छा सुना हुई होगा। नेक्स्ट कहता है आंसर रहेगा इसका कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और छापामार युद्ध नीति अपनाई। अरे भाई छापामार युद्ध नीति, उन्होंने कुशल प्रशासन और एक मजबूत सैन्य व्यवस्था विकसित की। देखो शिवाजी महाराज के बारे में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही छोटे से ही पढ़ते आए हैं, इनकी हमने रचनाएं पढ़ी, कविताएं पढ़ी, है ना, तो बहुत, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट आपका 17 to 22 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में रहेगा, जो आपको 3 अंक आपके एग्जाम में देने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखते रहो एंड आपके जो 5 नंबरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 नंबर टोटल आपको देंगे वो नीचे दिए गए हैं अभी, तो हम चलेंगे एंड 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन की प्रमुख आपको विशेषताएं या कहें कि लक्षण बताने हैं एक तरीके से, है ना। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासन, देखो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया ताकि आप लोग समझ सकें एंड हाँ जैसे आपको आंसर याद हो पहले से तो रिवाइज कर लेना, बस कोई दिक्कत नहीं है। सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो भाई देखो एकदम कॉमन सी विशेषताएं होती हैं यार, है ना, जो कि होता ही है। मंत्री परिषद तो हर जगह होती है ना। सुल्तान वहां के सर्वोच्च शासक को कहा जाता था, सुल्तान होता था, ठीक है। तो ये बस याद रखिए। प्रशासनिक विभाजन इकाइयां इक्का, परगना और गांव में बंटी होती थी, है ना। तो इस चीज को याद रखिए। कुछ यहाँ पे मतलब उसी टाइम की कुछ चीजें हैं, इक्का परगना, है ना, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। भाई राष्ट्रपति के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है राष्ट्रपति के पास, ऐसी, है ना, तो उनको आप थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कहता है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है ना, प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है और वह कार्यपालिका का प्रमुख अंग होता है और सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है ना। मतलब जो हमारी सेनाएं हैं, चाहे थल सेना कह लो, जल सेना कह लो, है ना, वायु सेना कह लो, उनका जो प्रमुख सेनापति है ना, वो कौन है, राष्ट्रपति, है ना। आपातकालीन शक्तियों भी उसके पास होती है, मतलब अगर कभी आपातकाल की स्थिति बनती है तो मतलब वो किसके साथ पास शक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के पास शक्ति केवल होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वायुदाब बेल्टस, है ना, बेल्टस क्या है, वायुदाब बेल्टस की बात की गई है एंड आंसर आपके सामने रहेगा वायुदाब बेल्ट्स वे क्षेत्र होती हैं जहां
वायुदाब सामान्य से अधिक या कम होता है, मतलब सामान्य मतलब वो जितना होना चाहिए उतना तो नहीं रहेगा, या अधिक रहेगा या फिर कम रहेगा, है ना। तो वो बेल्ट वायुदाब बेल्ट क्षेत्र होते हैं। मुख्य वायुदाब बेल्ट्स विषुवतीय निम्न मतलब जो विषुवत रेखा होती है उसके उसके आसपास के क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो सकते हैं ना। वायुदाब वहाँ पे अधिक होता है, कभी कम कम हो जाता है ना। तो ये सारे कुछ निम्न क्षेत्र उपध्रुवीय क्षेत्र हो सकते हैं ना, और अधिक दाब वाले क्षेत्र कहें तो उपोष्ण कटिबंधीय हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण कीजिए, है ना। औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करेगी तो भाई यहाँ पर रहेगा औरंगजेब की धार्मिक नीति कठोर थी भाई, है ना। उसने जजिया कर पुनः लगाया, जो अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था उसने पुनः लगाया, मंदिरों को नष्ट किया और इस्लामी कानूनों को कठोरता से लागू किया। इस नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संबंध तनावपूर्ण हो गए और मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण ये रहा है, ठीक है। तो औरंगजेब की इस तरीके से धार्मिक नीति रही कि उसने जो हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया कर था जो अकबर द्वारा बंद किया गया था उसने पुनः उसे लगा दिया, है ना, और मंदिरों को नष्ट किया, है ना। तो ये सारे कुछ परिस्थितियां इसने पैदा की जो कि हिंदू मुस्लिम के संबंध मतलब एक तरीके से तनावपूर्ण हो गई, ये उसका प्रमुख कारण रहा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकारों का महत्व समझाइए। अब भाई मानव अधिकार अपने खुद के अधिकार तो समझते होंगे, है ना, तो कुछ भाषाई मतलब किताबी भाषा भी पढ़नी पड़ती है इसके लिए। मानव अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये हमारे अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होती हैं और नागरिकों को शोषण से बचाती हैं। मतलब मानव अधिकार क्या है? अब भाई जो हमें अधिकार प्राप्त हैं जो वो सारे अधिकार अपने ही अकॉर्डिंग अधिकार प्राप्त करने हैं, मतलब जो हैं लिखे गए हैं उनकी भी बात करनी। ये नहीं कि मेरे को ये अधिकार है, मेरे को स्कूल जाने का अधिकार है ना, वो तो है यार, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जिससे सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना, वो समान स्वतंत्रता, समानता, है ना, ये चीज़ें लिखने वाली होती हैं, ठीक है। तो इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक संसाधनों पर प्रकाश डालिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर आपके सामने रहेगा कि अफ्रीका के प्रमुख आर्थिक संसाधन सोना, हीरा, पेट्रोलियम, तांबा और कोबाल्ट आदि हैं। मतलब ये यहाँ पे खनिज संसाधन एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, एंड ये रहेगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मुगल कालीन प्रशासन एवं जनजीवन पर विस्तार से समझाइए या फिर विस्तार से इसको लिखिए। आंसर दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि मुगल कालीन प्रशासन केंद्रीकृत था, इसमें राजा सर्वोच्च शासक हुआ करता था, जैसे दीवान, बख्शी, मीर या आतिश जैसे अधिकारी सहायता किया करते थे। मतलब जो उनके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, मंत्री ही कह लो, है ना, दीवान बख्शी कहा जाता था, है ना, मीर या आतिश तो कुछ इस तरीके से नाम हुआ करते थे ना। तो ये सारी कुछ चीजें आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। कहता है कि राज्य सरकार की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना। राज्य सरकार की संरचना, है ना, तो यहाँ पे आपको बताना होगा राज्य सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। वो राज्यपाल सबसे प्रमुख अंग होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति कह सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति तो पूरे में, लेकिन राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद जिसमें विभिन्न विधायक हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, तो ये पूरी चीज याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रमुख जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन है। देखो भाई भारत की जनजाति, है ना, और सामाजिक, देखो भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो भील, गोंड, संथाल, है ना। संथाल ये प्रमुख जनजाति है जो कि झारखंड में, है ना, और भील गौंड हो गई ये हमारे मध्य प्रदेश में, नागा और मीणा ये हमारे क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं। ये जनजातियां अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें इसको इन चीज़ों को याद रखना है कि प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, भील, गौंड, संथाल, नागा, मीणा। तो ये सारी कुछ याद रखिए। इनकी प्रमुख अपनी रीति रिवाज है, इनकी कुछ जीवन शैली है, इनकी कुछ संस्कृति है ना, जिनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एंड ये इनकी विशेषता एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई कि जलवायु परिवर्तन के, है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध आपको लिखना है 5 नंबर में। मतलब जितना सारा कुछ आता है ना भाई छाप देना, ठीक है, खुली छूट है। लास्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट आंसर ये रहेगा कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण औद्योगिकरण, वनों की कटाई। मतलब जलवायु में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं भाई, तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कारखानों से निकलने वाला ये मलबा है ना, ये धुआं है ना, ये मतलब ये बुरी बुरी चीजें कह लो, सारी कुछ आपको छाप देनी है। वनों को काटा जा रहा है ना, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव की स्थिति बन रही है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे एंड आपने जो भी सारा कुछ पढ़ा है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे, तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।